So, this is a video for the students of political science or for anybody who is interested in knowing about the importance of political science. तो आप चाहे political science के students हो या फिर आपको ऐसे ही बस इंटरेस्ट है, आपको बस जानना है कि क्यों ज़रूरी है political science को पढ़ना, तो ये वीडियो आपके लिए। अब पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंस समझने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन भी समझनी होगी। सो सिंपल भाषा में अगर पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करें, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन होगा। कॉमनली आइडेंटिफाइड विद द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस। सो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये भी आता है। सो एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस। अब पावर का मतलब क्या होता है? आपने किसी और का बिहेवियर चेंज करवा दिया, है ना, चाहे अच्छे वे में कराया या बुरे वे में कराया, बट आपने उनके बिहेवियर में चेंज लेके आ गए आप। सो दैट वो आपने इन्फ्लुएंस कर दिया ना, उन्हें उन्हें किसी वे में आपने प्रभावित करा, जिससे उनका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस। Political science is also the struggle for power and competition among individuals and groups over allocations of rewards or values within a society. तो struggle for power, again power word keyword है हमारा यहाँ पे। struggle for power, again power को अचीव करने के लिए लोग आपस में struggle करते हैं, competition करते हैं, वो आपस में, है ना, लड़ेंगे किसी भी वे में। वो कौन पहले पावर को अचीव करेगा, कौन जीतेगा, वो सब, ये सब पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। और एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स और वैल्यूज़ विद इन अ सोसाइटी, तो अगेन पावर डायनामिक्स डिसाइड करते हैं कि रिवॉर्ड्स किसको मिलेंगे, कौन पनिश होगा एक सोसाइटी में, और जो भी एक सोसाइटी की वैल्यूज़ होगी वो पावर के बेसिस पे ही डिफाइन होगी। जो सबसे पावरफुल होगा वो वैल्यूज़ एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होगा उस सोसाइटी की। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस एनकम्पासेस द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसी। अब अगेन ये सारे वो डोमेन्स हैं, वो फील्ड्स हैं जो कि एक सोसाइटी का बिहेवियर कैसे गवर्न करा जाएगा, उन सबको ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए ये सब टाइप की चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस? नंबर 1, हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द स्टेट। नाउ व्हाट डज स्टेट मीन? स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? सो स्टेट कैन बी डिफाइंड एज एन assemblage of politically organized people who permanently reside on a definite territory, have their own government whose laws are obeyed by them as a habit, and they are completely free from any sort of control, both internal as well as external. That's the definition of state. And state also has its essential elements. चार essential elements होते हैं स्टेट के: population, fixed territory, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। हमें ये सब कैसे पता लगता है? पॉलिटिकल साइंस के थ्रू पता लगता है। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्टेट, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट, इट्स प्रेजेंट एंड इट्स फ्यूचर। यानी कैसे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन विद स्टेट करंटली, और फ्यूचर में स्टेट का क्या पास होगा। ठीक है, सो हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्टेट। Number 2, study of human as a political being. Humans are not just social beings but also political beings. उनका nature by default political होता है. And while living in the state system, they perform various kinds of political activities. For example, contesting elections, election लड़ना, forming organizations for their rights or interests, joining political parties, protesting. These are some examples of all the activities, political activities humans perform while living in a state. As a matter of fact, humans are at the center of all political discussion. अगर इंसान नहीं होगा आपका, तो ना आपकी पॉलिटिकल साइंस एग्जिस्ट करेगी, ना आपका पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करेगा, स्पेशली इन आवर करंट मॉडर्न स्टेट सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विद टोटल इंडिविजुअल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। सो स्टडी ऑफ ह्यूमंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। और ह्यूमंस को अगर हमें समझना है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, वी विल हैव टू स्टडी देयर पॉलिटिकल नेचर, राइट? पॉलिटिकल नेचर अगर हमें उनका समझना है तो हमें किसकी जरूरत आएगी? हमें आएगी जरूरत पॉलिटिकल साइंस की। सो पॉलिटिकल साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग ह्यूमन नेचर। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। A state is responsible for governing its citizens. How does it govern its citizens is dependent upon the kind of state system that is being followed there. एक स्टेट अपने सिटीजन्स को कैसे गवर्न करता है, वो किस पे डिपेंडेंट है कि वहाँ पे स्टेट सिस्टम कौन सा फॉलो करा जा रहा है। नाउ इन अ टिपिकल मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, the state is responsible for providing its citizens with maximum freedom and maximizing their individual developmental potential. The citizens in such a case are also responsible towards their state. They have certain duties towards their state. For example, they have to prevent the state from becoming too powerful. They have to uphold the principle of checks and balances. They have to keep their state under a check. Otherwise, the state will take away the citizens' freedom. The freedom they enjoy in a welfare state will start to go away once the state becomes too powerful. अगर स्टेट ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा तो जो भी उसके सिटीजन्स हैं वो सब अपनी फ्रीडम को खोने लग जाएंगे, अपनी आज़ादी को खोने लग जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट में दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज बीइंग followed. Now, what about other state systems? What about a dictatorship? What about a fascist state? What about a communist state?
In all these cases, we see that the relationship between the citizens and the states is very different from that of a welfare state. In a dictatorship, for example, the only person most important is the dictator himself. Nobody else is more important than him. Citizens certainly do not have any value. Their lives don't have value. Citizens की किसी को नहीं पड़ी होती, सिर्फ dictator की पड़ी होती है सबको, है ना? So what we see is that relationship is very different in a dictatorship. Similarly, in a fascist state, the relationship would be very different, and in a communist state, the state and citizens will share a very different relationship. Now, how do we study all of these systems? How do we study all of these systems? We study them through political science. Political science is very important for us to understand, for helping us to understand all kinds of different state systems and the relationship they share with their citizens. Number 4, to study both government and governance. Government is an important element of the state, and the study of the state is incomplete without the study of the government. By studying the electoral process, we get to learn how the government came to power. And by studying what is called as governance, we get to learn how the government functions. यानी गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑपरेट कैसे करती है, हाउ डज अ गवर्नमेंट ऑपरेट्स, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस. नाउ देयर कुड बी मेनी फॉर्म्स ऑफ government, for example a parliamentary form of government versus a presidential form of government, or a unitary form of government versus a federal form of government, or a dictatorship versus a democracy. Usually most governments will have three main organs called the legislative, the executive, and the judiciary. These three organs are considered very important by the state. Why? Because the state expresses its will through these three organs. The state expresses and enforces its will through these three organs. आपको कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम आप एनालाइज कर रहे हो, आपको उनमें ये तीन ऑर्गन्स हमेशा मिल जाएंगे, और उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. वाई? बिकॉज स्टेट अपने विल को उनके थ्रू एक्सप्रेस करता है, उनके अपने विल को वो एनफोर्स करता है इन थ्री ऑर्गन्स के बेसिस पे. नाउ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन. Why comparison? Because you have to determine which form of government is better than the other. For example, a dictatorship versus a democracy, right? So we analyze various forms of government, we compare them, we talk about the process of governance and how efficient is it, right? And all of that cannot happen without the help of political science. So that is why this political science is very important in the study of government and governance. Number 5, political science explains the authoritative allocation of values. Now, this concept was given by the political scientist David Easton. Let's understand it through an example. Consider this box as a society with its own political system and with multiple groups of people residing within it. Let's say one of these groups attains political authority. इनमें से एक ग्रुप के पास क्या आ गई? Political power आ गई है. Now, since it has political authority, it will have the power to govern the rest of them. It will have the power to influence the rest of them. इन सबको influence करने की power आ गई ना ग्रुप E के पास. Now, what will happen next is that based on the values that group E considers as important, the norms of this society will change. The norms of this political system will change. The resource distribution in this society will also happen based on the values that group E allocates. जो भी values को group E important consider करेगा, जो भी values को वो इतना important नहीं consider करेगा, उसके हिसाब से future decide होगा आपका. ग्रुप E की values के हिसाब से इस society का future decide होगा. जो भी rights हैं आपके, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज योर सिटीजन्स, वो सब कौन दिस इन्फ्लुएंस करेगा? वो करेगा ग्रुप ई अपने वैल्यूज के बेसिस पे. द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ द न्यू लॉज, न्यू पॉलिसीज, न्यू डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेसी ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम. जो भी ये सब न्यू लॉज क्रिएट होंगे वो सब किसके बेसिस पे क्रिएट होंगे? जो जो वैल्यूज ग्रुप ई ने इंपॉर्टेंट कंसिडर करी हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस हमको ये समझाने में एक्सप्लेन करता है दैट हाउ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल can influence a larger society, a society at large. थोड़े से लोग कैसे ढेर सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. Number 6, informed citizenship. Through political science, we get to know about our rights as citizens, our roles as citizens, and about the duties and responsibilities we have as citizens towards our state, as well as towards other citizens. Without political science, we will neither be able to stay aware of our rights and responsibilities, nor will we be able to study them. मतलब study करना तो भूल ही जाओ ना, आप aware ही नहीं हो, आपको rights नहीं पता क्या होते हैं, आपको responsibilities नहीं पता क्या होती हैं, तो आप study उनको कैसे करोगे? Now, when your citizenship is uninformed, when it is not informed, what happens is that your freedom as citizens starts to go away. You start losing your freedom. आपकी जो freedom है वो छीनने लग जाती है, स्टेट ज़्यादा पावरफुल होने लग जाता है, आपको सप्रेस करना ईजी हो जाता है. Why? Because an ignorant population is a recipe for disaster. An ignorant population is not aware of its rights, it's not aware of its responsibilities, it's not aware of its roles. So it's very easy to suppress them, it's very easy to take away their freedom. इसलिए political science is very important in making the citizenship aware. Number 7, understanding international relations, foreign diplomacy, and international organizations. The present age is that of internationalism and globalism. A state cannot survive by staying in isolation.
एंड विदाउट इंटरैक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी आज का टाइम किसका टाइम है? आज का टाइम है ग्लोबलिज्म और इंटरनेशनलिज्म का। कोई भी स्टेट बिना बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। देयर इज अ नीड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस टू एग्जिस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो फॉर द सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स। यानी अगर आपको पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखनी है इंटरनेशनल अरीना में, तो आपको क्या बना के रखना होगा? इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से बना के रखना होगा। और आपको अगर सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट करनी है स्टेट्स की, उसके लिए भी इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है मेंटेन करके रखना। As a result, international law and international organizations have been formed to regulate mutual relations among various states. यानी किस लिए बनाया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? इस सब की ये जो आपकी स्टेट्स की आपस में रिलेशंस है उसी को रेगुलेट करने के लिए। एंड देयर एग्जिस्टेंस एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ओनली रेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का ये सारे हमारे टॉपिक्स पार्ट हैं, तो इससे हमारी जो पॉलिटिकल साइंस का फील्ड है उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। Number 8 explains different political ideologies and political systems. What is the purpose of the state? Why do people live in the state? And why do they obey its orders? यानी स्टेट किस पर्पस से एग्जिस्ट करता है, उसका काम क्या एग्जिस्ट करने का, लोग उसके अंदर रहते क्यों हैं और उसके ऑर्डर्स को फॉलो क्यों करते हैं। व्हाट शुड ए स्टेट डू एंड व्हाट शुड इट नॉट डू? व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स? यानी स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी एनकाउंटर इन पॉलिटिकल साइंस। Now, different scholars have given different answers to these questions according to their understanding and according to the situations of their time, and these are known as isms. ढेर सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने टाइम्स के हिसाब से इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है, और वो जो आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं अपने 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 अकॉर्डिंगली, उनको हम क्या बोलते हैं? इजम्स बोलते हैं। एंड दीज इजम्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। सो फॉर एग्जाम्पल हमने नाम सुने ना, आइडियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, नाजिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, राइट, गांधीज्म, इंडिविजुअलिज्म। तो ये इतने सारे इजम्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दीज इजम्स कास्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। ये जो इजम्स हैं ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये प्रेजेंट पे तो इम्पैक्ट डालते हैं, बट दे ऑल्सो कास्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। फ्यूचर बदलने की कैपेबिलिटी इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में होती है। यानी एक इंसान या कुछ लोगों के दिमाग से निकले हुए आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस वो इतना पावर रखते हैं कि आपके पूरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम्स को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं वो, और पूरा पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा आपका। Political science makes critical analysis of these ideologies and tells us that under different situations, which ideology is more important and why. अब political science का काम क्या है? इन सारी ideologies को analyze करना, compare करना और फिर उनमें देखना कि कौन सा political system best time के हिसाब से appropriate है। आप different political systems को भी analyze कर सकते हो। Why? Because political systems are based on political ideologies. Political system किस पे based होते हैं कि कौन सी ideology dominate कर रही है वहाँ पे, उसी से आप compare करके देख सकते हो कौन सा political system better है, कौन सा अच्छा नहीं है, और कौन सी आइडियोलॉजी काम कर रही है, कौन सी हार्मफुल है। ठीक है, तो ये सब क्या कर देता है? पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा रेज कर देता है। Number 9 involves studying political parties, pressure groups, interest groups, etc. Many thinkers are of the view that no state is free from the influence of political parties. They are inevitable. No free country has been without them, and no one has been able to prove that representative governments could function without them. यानी ढेर सारे पॉलिटिकल थिंकर्स उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इनएविटेबल इन नेचर। यानी आप इनकी एग्जिस्टेंस को रोक नहीं सकते, ये तो एग्जिस्ट होंगी ही होंगी। स्पेशली इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स मतलब जहाँ पे लोग लोग आपके जो कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, वो लोगों को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर रिप्रेजेंट करते हैं। उस केस में तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप रोक ही नहीं सकते, अदरवाइज द सिस्टम वोंट सर्वाइव। ठीक है, स्टेट सिस्टम जो आपका वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, विच इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वाई पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्स इटसेल्फ विद all the important questions related to political parties. For example, what are political parties? Why do they come into existence? What are their functions? What are the roles of political parties in modern politics? ये जितने भी सारे questions हैं, they are very important. Why? Because political parties are important, and since political parties are important, it automatically makes the field of political science important. Political science आप पढ़ोगे तो political parties के बारे में भी पढ़ पाओगे, इसलिए दोनों चीज़ें important है। Now, besides political parties, humans form various types of groups for the fulfillment of their different needs, which from time to time put pressure on the government and make it to take decisions in their favor. अब इनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो हमारे लोग हैं वो दूसरे टाइप के ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं, लाइक प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। दे आर कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। ये ग्रुप्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट पे क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं, या फिर अपने लॉबी करते हैं। ठीक है, लॉबी अपने इंटरेस्ट की वहाँ पे थोड़ी सी उनको प्रेजेंट करना, कन्वे करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, या फिर सीधा सीधा डिमांड कर देना प्रेशर लगा के। तो ये गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर डालते हैं ताकि इनके जो भी इंटरेस्ट हैं उस टाइम पे वो सब फुलफिल हो पाए। These are also the subject matter of political science, and they are also very important while studying political science. Number 10 helps in understanding problems and conflicts and resolving them.
According to Professor Miller, conflicts lie at the heart of politics. Now let's understand what did he mean by that. Conflicts are everywhere, and where there are conflicts, politics is also there. Why? Because politics is all about power struggle. The very existence of politics depends upon the existence of problems, controversies and conflicts. यानी जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे हमको वहाँ पे हमें पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट मिलेगा. वाई? बिकॉज पॉलिटिक्स किस बारे में? पावर स्ट्रगल के बारे में. और कोई भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख लें, प्रॉब्लम देख लें या कंट्रोवर्सी देख लें, वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पावर को लेकर कंपटीशन चल रहा होता है या मैक्सिमम कंट्रोल को ग्रैब करने का कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा होता है. सो पॉलिटिक्स वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है. नाउ इफ वी वांट टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वी विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड देम, एंड इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड देम वी विल फर्स्ट हैव टू स्टडी देम. स्टडी कैसे करेंगे? हाउ विल वी स्टडी देम? थ्रू पॉलिटिकल साइंस. वाई? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवेयर. ठीक है. एंड व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन finding solutions to all these problems and conflicts all over the world. Number 11. Promotes critical analysis, problem-solving attitude and broadens our perspective. Political science teaches us to think critically without involving personal biases, with the end goal of such analysis often concerned with finding solutions to problems. Through it, we also learn to view everything from multiple angles, thereby broadening our perspective. Political science हमें critically सोचना सिखाता है. Critically मतलब जहाँ पे आपका कोई भी personal emotional involvement ना हो, यानी आपको objectively सोचना है, जैसी चीज़ है उसको वैसे सोचना है, उसके objectively आपको pros and cons देखना है, आपका कुछ भी personal interest उसमें involve नहीं होना चाहिए. और जब आप ऐसा सोचते हो साथ साथ में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप करवाता है पॉलिटिकल साइंस. वाई? बिकॉज सिर्फ थ्योरी में बात नहीं करनी है, आपने सॉल्यूशंस भी ढूंढने, सॉल्यूशंस रेकमेंड करने हैं, सजेस्ट करने, जो भी करना है ना. और जब आप ये सब करते हो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना हर चीज़ को देखने का वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडन हो जाता है. ब्रॉडन मतलब चौड़ा हो जाता है वो. ठीक है. आप सिर्फ उसको नैरो माइंडेडली नहीं देखते, आप उसको हर एंगल से देखते हो, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स आप उसके अकाउंटिंग करते हो. ठीक है. ताकि आप उसके बेटर मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ पाओ उसके लिए. तो पॉलिटिकल साइंस ये सब हमारी स्किल्स इंप्रूवमेंट कराता है और वी बिकम बेटर थिंकर्स. Number 12. Study of power and authority. Modern thinkers have made the study of power central to the scope of political science. They are of the opinion that wherever there is struggle for power, there is politics. Yes, जैसे हमने अभी पहले भी बात करी थी कि जहाँ पे भी पावर स्ट्रगल होगा वहाँ पे पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. आप उसको एस्केप नहीं कर सकते. Today, the goal of every individual, organization, political party, or the state itself is to acquire power, and all are one way or the other involved in it. अब आप चाहे मानो ना मानो, indirectly, directly, आप सबके सब political power struggle में involve हो गए. ठीक है. सब लोग involved है. That is the entire purpose of studying political science. It's the study of power. Now, study of authority. What is the difference between power and authority? Power can be legal as well as illegal, whereas authority is always legal और legitimate. अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट होगी, जो कि रिस्पेक्ट करी जाएगी. जिसकी लीगल एक्सप्लेनेशन है उसका आपने इलीगली एक्वायर नहीं करा उसको. ठीक है. अथॉरिटी और पावर में ये डिफरेंस होता है. अथॉरिटी इज दैट पावर विच इज लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मतलब उसकी आपने रैशनल एक्सप्लेनेशन दी हो या लीगल एक्सप्लेनेशन दी हो या उसको आपने एक अप्रूवल दे रखा है. ठीक है. सो political science is also the study of authority. Authority is legitimate power which is accepted and respected. The government officials make use of their legitimate authority and give orders to their subordinates to run the state. अब स्टेट आपका कैसे काम करता है? स्टेट आपका कैसे काम करता है? गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करता है ना गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन अथॉरिटी. अगर अथॉरिटी फॉलो नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? और गवर्नमेंट नहीं काम करेगी तो आपका स्टेट भी फेल हो जाएगा. राइट. सो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ authority. It is concerned with the study of authority, and when we learn about power and authority we learn about how state system works and it makes us more knowledgeable. Number 13 requires us to stay aware of the latest happenings. Now, how does a member of a state become a responsible citizen? एक इंसान responsible citizen के tag को कैसे उसके लिए कैसे qualify करता है? You could say when they are aware of their rights as citizens or their responsibilities as citizens or duties and powers as citizens. Right? Or when they are aware of the constitution of their country, कि क्या क्या लिखा हुआ है उनके constitution में. You could also say when they are aware of what their executive, judiciary and legislature are doing, the three main pillars, what they are up to. You could also say when they are aware of what's happening globally. Globally उनको पता होता है कि क्या चल रहा है. और when they are aware of what's happening around them locally. ठीक है. तो यहाँ पे we could say that they are a responsible citizen. Now, when a country has responsible citizenship, the principle of checks and balances is upheld. The state is always kept under a check. State को आपने check में रखा होता है. So when that happens, the freedom of the individual does not go away. It doesn't go away. ठीक है. Why? Because the state is under a check. उसको आपने कंटिन्यूसली एक चेक में दे रखा है. Why? Because आपकी जो सिटीजनशिप है इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल. दे नो व्हाट द स्टेट इज डूइंग एंड दे नो हाउ टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट की जो पावर है उसको आप जब लिमिट कर देते हो तो आप उसको सप्रेस करने से अपने आप को रोक लेते हो, अपने आप को बचा लेते हो. अदरवाइज व्हेन योर सिटीजनशिप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, व्हेन योर सिटीजनशिप डज नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम,
So they end up becoming ignorant and the state becomes too powerful and eventually you start losing your freedom. और जो भी आपके ऑपरेशन ऑपरेशन सब कुछ स्टार्ट हो जाता है उस केस में. सो पॉलिटिकल साइंस इट फोर्सेज अस टू स्टे अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज जैसे ही आप स्टडी करोगे उसको बाय डिफॉल्ट व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस यू विल बी फोर्स्ड टू स्टे अपडेटेड with respect to whatever is happening around you. Number 14 helps in shaping the society. Now this should be self-explanatory. Political science not only helps us shape the future of a society but also its present. How does it do it? It does it by giving us a real picture of the society at any given point of time. पॉलिटिकल साइंस ना सिर्फ हमें एक सोसाइटी का भविष्य फ्रेम या शेप करने में हेल्प करता है बट ऑल्सो इट्स प्रेजेंट. कैसे करता है वो? बाय गिविंग अस अ ऑब्जेक्टिव पिक्चर. एक ऑब्जेक्टिव पिक्चर दे देता है सोसाइटी की कि किसी भी टाइम पे एट एनी गिवन पॉइंट और एट द मोमेंट एट द करंट मोमेंट या फिर किसी भी टाइम पे एक सोसाइटी की सिचुएशन कैसी थी. ठीक है, वो प्रोवाइड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज इन पावर, हु इज इन चार्ज, हु इज नॉट इन पावर, which sections of the society are at a disadvantage, which sections of the society are at an advantage. ये सब चीजें बता देता है. इसके बेसिस पे तो डिसीजन लेते हैं ना. Now for different groups of people this could mean different things. For example, diplomats. For diplomats this could mean shaping the foreign policy of a country, shaping the national interest of a country in the international arena. Shaping the society could mean this thing for them. For citizens it could mean informed citizenship, जैसे राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में अवेयर होना, स्टेट को चेक के अंडर रखना, वो सब जो हमने पहले बात करी थी. इट कुड मीन दैट फॉर देम. फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इट कुड मीन फॉलोइंग देयर आइडियोलॉजीज फॉलो करना. उसके हिसाब से तो वो हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो उनके लिए वो हो सकता है कि हम सोसाइटी को अपने हिसाब से उस हिसाब से चेंज करेंगे. फॉर प्रेशर ग्रुप्स इट कुड मीन कन्वेइंग देयर डिमांड्स. जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनके लॉबी करना, उनको वो सब वो करना और सोसाइटी को उस हिसाब से इन्फ्लुएंस करना, चेंज करना, शेप करना. सो फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इट कुड मीन डिफरेंट थिंग्स. नाउ व्हेन वी अटेन पावर इन अ सोसाइटी वी गेट द एबिलिटी टू शेप इट ऑन अ चेंज इट ऑन अ मैक्रो लेवल. और इसको हम कैसे समझते हैं? लॉ से. ठीक है, you get the power to change the law of the society. When you change the law of the society, you will be able to change the future of a society. You will also be able to change the values of a society once you attain power in a society. So political science helps us shape the society in all these manners. ठीक है, हो गया ये वाला point. Number 15 makes us understand the decision making process. Political science is closely related to the process of decision making. Now what does decision making mean? It means the process of how a society or a political system makes decisions. So, who gets what, how, and when? How are the resources of a society or a political system distributed? What is the capacity of a society or a political system? What is its culture? What are the contextual factors at play? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस टाइम का. सो किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो रिसोर्सेज हैं या कैपिटल या रॉ मटेरियल कुछ भी कह सकते हो, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शनिंग कैपेसिटी क्या है, या कल्चर कैसा एक सोसाइटी का या पॉलिटिकल सिस्टम का, एंड व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पे, सिचुएशन, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स उस टाइम पे, सिचुएशन कैसी है, क्या क्या सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में ही आएंगे. Now, people present their demands before the political system, which are given the names of inputs by David Easton. David Easton, जो हम फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनकी हमने पहले भी बात करी थी, उन्होंने डिमांड्स ऑफ पीपल को एक टर्म दी, इनपुट्स. एंड दीज इनपुट्स गो इन अ हाइपोथेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम मशीनरी. ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझें अगर, तो ये हमारी पॉलिटिकल मशीनरी है एंड दीज डिमांड्स कम आउट एज आउटपुट्स. ठीक है, नाउ दिस output format, these outputs could be in the form of laws, they could be in the form of policies, or just any decision in general. कोई भी डिसीजन हो सकता है. ठीक है, उसको आउटपुट बोलते हैं. Now one thing to remember is that this input to output conversion is not 100%. ठीक है, 100% नहीं होता ये. ऐसा नहीं कि सब कुछ जो इनपुट आपने दिया वो सब कुछ आउटपुट में बन के आएगा. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि उस टाइम पे व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द कैपेसिटी इश्यूज, व्हाट आर द फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स दैट टाइम. तो उस सब पे डिपेंडेंट करेगा कि कितना इनपुट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. ठीक है, बट ये यूजुअली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज दैट द आउटपुट्स दैट we got, they have real world impact. रियल वर्ल्ड में वो रिजल्ट क्रिएट करते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एंड इवेंचुअली दे themselves turn into इनपुट्स, न्यू इनपुट्स. जो पुराने आउटपुट्स थे आपके वो अब इनपुट वापस बन जाते हैं, और फिर वो जो इनपुट्स हैं दे अगेन गो बैक इनटू दैट पॉलिटिकल सिस्टम मशीनरी, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स indefinitely. वी गेट न्यू आउटपुट्स. ठीक है, so this is the process given by David Easton, and it explains how decision making works in a society. And this is not always 100% conversion. Why? Because we have so many limitations in the form of capacity problems or cultural problems or any sort of other systematic problems. तो ये हमें पॉलिटिकल साइंस समझाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई? फॉर वाई? रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए.
Number 16, it teaches us about the political ideas of various philosophers. The political ideas of philosophers like Aristotle, Plato, Machiavelli, Rousseau, etc. form the bedrock of the subject matter of political science and provide a sound basis for modern thinkers. अब ये इतने फेमस नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, स्पेशली एरिस्टोटल एंड प्लेटो. लोगों को नाम तो पता होगा पर उनको ये नहीं पता होगा इनको पढ़ते कहाँ पे है ना. सो वन ऑफ द मेन प्लेसेस वेयर दे आर स्टडीड इज political science. Political science is the place where we get to study these philosophers and their amazing ideas. ठीक है. And they have created a bedrock for political science. Bedrock. ठीक है. They have laid a foundation of political science. So the next line थी हमारी कि they have provided a sound basis for modern thinkers. What did it mean? It meant that they have given a head start to modern thinkers. Modern thinkers do not have to spend their entire lives reaching the conclusions that Plato reached or Aristotle reached. Why? Because Plato and Aristotle already did the work for them. जो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी काम करा वो सबका आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है. डायरेक्ट रिजल्ट उस सबका जो भी उनके आइडियाज़ थे, उनकी थ्योरीज थी, वो जो भी उन्होंने मेहनत करी, सारा उनका डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क. यू आर गेटिंग टू डायरेक्टली सी दैट नाउ. ठीक है. यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू आर गेटिंग अ हेड स्टार्ट. आपको पहले ही एक आगे से बूस्ट मिल रहा है. एंड दे हैव लेड अ फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस अपॉन विच यू बिल्ट योर ओन आइडियाज़. ठीक है. तो मॉडर्न थिंकर्स जो है, मॉडर्न थिंकर्स यहाँ पे आएंगे, वो अपनी जो भी उनके आइडियाज़ है वो इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे जो कि ऑलरेडी ये बिल्डअप है. ठीक है. यहाँ पे मैकियावेली, एरिस्टोटल, रूसो, इन सब ने ऑलरेडी अपना फाउंडेशन ले कर दिया. आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आपको तो उनका जो भी उनका इतना अच्छा सा मटेरियल है, वो सब जो उन्होंने मेहनत करी, पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करी, वो सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे फ्री में मिल रहा है. एंड यू गेट टू बिल्ड योर ओन सिस्टम्स, योर आइडियोलॉजीज, योर आइडियाज़, एवरीथिंग अपॉन द फाउंडेशंस दैट दे लेड ऑन. सो पॉलिटिकल साइंस डज दैट. अब यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो गई है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.